नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के वर्ण विचार टॉपिक पर कुछ चर्चा करेंगे जो आपकी हर परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में उपयोगी रहेगा। जैसा कि सभी जानते हैं, हिंदी एक भाषा है और ये व्याकरण किसी भाषा का ही होता है। व्याकरण भाषा पर आश्रित है और भाषा मनुष्य की प्राचीनतम उपलब्धि है जिसके अभाव में मानव के विकास की प्रक्रिया अपूर्ण है। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। एक होता है मौखिक और दूसरा लिखित। भाषा का मौखिक रूप मूल रूप है। भाषा के मौखिक रूप को स्थायी बनाने के लिए लिखित रूप का विकास हुआ है। भाषा का आविर्भाव उदय पहले होता है, उसके बाद उसका लिखित रूप बनता है और लिखित रूप के बाद उसकी लिपि बनती है। मतलब भाषा के रूप को स्थायी रूप देने के लिए, स्थायित्व देने के लिए लिपि का विकास हुआ है, लिपि का निर्माण किया जाता है। उसके बाद भाषा के शुद्ध रूप को लिखने के लिए या उसका व्यवस्थित रूप निर्धारण करने के लिए व्याकरण का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे व्याकरण क्या है। व्याकरण का अर्थ एवं परिभाषा। व्याकरण का अर्थ एवं परिभाषा। व्याकरण भाषा का मूल आधार है। ऋग्वेद में इसे वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है। जैसा कि वहाँ लिखा है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। ऋग्वेद में व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है। वहाँ पंक्ति मिलती है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। अब हम देखेंगे ये व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और इसका अर्थ क्या है, फिर उसकी परिभाषा निर्धारण करेंगे। जैसे कि बी प्लस आ उपसर्ग पूर्वक क्र धातु में ल्युट का दूसरा नाम है अन्न। अन्न प्रत्यय करने पर व्याकरण शब्द निष्पन्न होता है या व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति होती है। बी प्लस आ, दो इसमें उपसर्ग हैं। क्र धातु है, ल्युट प्रत्यय है। इनके मेल से व्याकरण शब्द बनता है, जिसका अर्थ है शब्दों का विश्लेषण, शब्दों का विश्लेषण अथवा भाषा में प्रयुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति। भाषा में प्रयुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति।
तो व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति या बी प्लस आ उपसर्ग क्र धातु ल्युट प्रत्यय से हुई है। इसका अर्थ है शब्दों का विश्लेषण, अर्थात भाषा में प्रयुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति। जैसा कि संस्कृत के महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि ने अपने किसमें महाभाष्य ग्रंथ में व्याकरण की परिभाषा दी है। ये महाभाष्य ग्रंथ पाणिनि के अष्टाध्यायी पर के सूत्रों पर लिखा गया ग्रंथ है। इसको महाभाष्य कहा जाता है। ये महाभाष्य नाम से ही प्रचलित है। इसमें व्याकरण की परिभाषा इन्होंने दी है, व्याक्रियते भाषा अनेन इति व्याकरणम्। इसका अर्थ है जिस विधा से भाषा की व्याक्रिया या अर्थात उसका विश्लेषण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। जिस विधा से भाषा की व्याक्रिया अर्थात उसका विश्लेषण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। ऐसा किसने कहा है? महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में। अब हम आगे देखते हैं। हिंदी में किसी भाषा के टुकड़े टुकड़े करके उसके शुद्ध स्वरूप को दिखाना व्याकरण कहता रहता है। ये व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है, उसका शुद्ध स्वरूप प्रस्तुत करता है। जैसे संस्कृत में महर्षि पतंजलि या पाणिनि प्रसिद्ध हैं, उसी तरह हिंदी में कामता प्रसाद गुरु प्रसिद्ध हैं। कामता प्रसाद गुरु प्रसिद्ध हैं। इनको हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। पाणिनि कहा जाता है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, व्याकरण ग्रंथ, वो था हिंदी व्याकरण। इन्होंने हिंदी व्याकरण नाम से एक ग्रंथ लिखा था। इसका प्रकाशन हुआ था 1920 ईस्वी में। कामता प्रसाद गुरु ने, जो हिंदी के पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हैं, इन्होंने हिंदी व्याकरण नाम से हिंदी की व्याकरण का एक ग्रंथ लिखा था, जिसका प्रकाशन हुआ था सन 1920 ईस्वी में। इसमें उन्होंने व्याकरण की परिभाषा दी, और वो है, उन्होंने क्या कहा है, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निर्धारण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निर्धारण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। ऐसा किसने कहा? कामता प्रसाद गुरु ने। अब हम देखते हैं, व्याकरण का अर्थ और परिभाषा हो गया। अब व्याकरण के अंग या अवयव। व्याकरण के अंग या विभाग। जैसा कि सभी जानते हैं, भाषा बनती है किससे? ध्वनि, शब्द और वाक्य। ये भाषा के मूल आधार हैं। इन्हीं के आधार पर व्याकरण के 3 अंग निर्धारित किए गए हैं, 3
भागों में विभाजित किया गया जाता है व्याकरण को, जैसे ध्वनि या वर्ण विचार। भाषा का प्रथम अंग या प्रथम विभाजन है ध्वनि या वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार। ये भाषा के आधार पर व्याकरण के 3 अंग हैं या 3 विभाजन हैं। ध्वनि या वर्ण विचार में ध्वनि क्या है, ध्वनि के भेद क्या हैं, या वर्ण क्या है, वर्ण के भेद क्या हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनको किस किस अंगों में किन किन भागों में उच्चारण की दृष्टि से, प्रयत्न की दृष्टि से विभाजित किया जाता है। इसी प्रकार शब्द किसे कहते हैं, शब्द के विभाग क्या हो जाते हैं, अलग अलग आधार पर शब्द के प्रकार बताए जाते हैं। ऐसे ही वाक्य विचार, वाक्य क्या है, वाक्य के कितने भेद हैं, वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य विश्लेषण, वाक्यांतरण और आदि, ये वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, ये इन्हीं में, शब्द शुद्धि भी इन्हीं में आ जाते हैं, वाक्य शुद्धि इन्हीं में आ जाते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में थोड़ी आज यहाँ चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है। लगभग ये एक जैसी अवधारणा मानी गई हैं, एक जैसे समझते हैं, पर इनमें आपस में बहुत कुछ अंतर है। उस अंतर को हम आज, उसके स्वरूप को, इनके अलग अलग स्वरूप को आज हम देखेंगे, स्पष्ट करेंगे। जैसे ध्वनि, वर्ण और अक्षर। जैसे ध्वनि को कहा जाता है साउंड, इंग्लिश में SOUND। वर्ण को लेटर। अब हम देखें ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। ध्वनि भाषा की मूल इकाई है। कहने का मतलब है ध्वनि भाषा का मूल आधार है, इसी पर सारी भाषा टिकी हुई है। भाषा की मूल इकाई है। जैसे हमने अभी कहा, भाषा के 2 रूप में, एक मौखिक और एक लिखित। ये भाषा का मूल इकाई या मूल आधार मौखिक दृष्टि से, किससे? मौखिक दृष्टि से, मौखिक दृष्टि से। मौखिक दृष्टि से भाषा की मूल इकाई या मूल आधार ध्वनि है। व्यक्त वाणी या व्यक्त वाक्य का छोटे से छोटा अवयव ध्वनि कहलाता है। जो कुछ हमें सुनाई पड़ता है या मनुष्य जो कुछ भी उच्चारित करता है उसे ध्वनि कहते हैं। आ, का, खा, गा आदि सभी ध्वनियाँ हैं। समझ गए? मुंह से उच्चारित जो कुछ भी है या उच्चारण का छोटे से छोटा अवयव ध्वनि कहलाता है। का, आ, का, खा, गा आदि ध्वनियाँ हैं। जब इनको हम मुंह से केवल उच्चारित करते हैं या मुंह से केवल बोलते हैं तब तक तो ये ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि तभी है जब तक मुंह से उच्चारित करते हैं। अब देखते हैं वर्ण क्या है। ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। ध्वनि के लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप ही क्या है?
वर्ण, इनको ध्वनि चिन्ह भी कह सकते हैं। वर्ण को क्या है, हम ध्वनि चिन्ह भी कह सकते हैं वर्ण को। कहने का मतलब है मनुष्य जो कुछ बोलता है वो ध्वनि है। जब तक वो मुंह से उच्चारित करता है, बोलता है, तो वो तब तक ध्वनि है। जब हम उस ध्वनि को लिपि के द्वारा लिख देते हैं या उसका जब लेखन में प्रयोग होता है तब उसको वर्ण कहा जाता है। जैसे अभी देखा था आ, का, खा, इनको हम बोलते हैं तब तक तो ये ध्वनि है। जब हम इनको लिपि में लिख देते हैं तब ये क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। कहने का मतलब है ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, या वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कह सकते हैं या लिपि चिन्ह भी कह सकते हैं। इसको क्या भी कह सकते हैं, लिपि चिन्ह भी कह सकते हैं। वर्ण को लिपि चिन्ह भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ध्वनि का उच्चारण होता है और वर्ण का लेखन होता है। मौखिक दृष्टि से भाषा की इस दृष्टि से हम देखें, मौखिक दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई ध्वनि है। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई वर्ण है। ये कई बार परीक्षा में आते भी हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है भाषा की, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो यदि ये सीधे यही पूछा भाषा की मूल इकाई या मूल इकाई कौन सी है, मूल आधार क्या है, तो ध्वनि ही करेंगे। ठीक, अब आते हैं हम अक्षर पर। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। कहीं क्या कहा, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर का मतलब है जो क्षर ना हो, क्षर ना हो, अर्थात जिसके टुकड़े ना हो, टुकड़े ना हो, वो अक्षर है। जैसे आ प्लस क्षर। अक्षर शब्द की व्युत्पत्ति दो तरह से होती है। एक तो पहली आ प्लस क्षर, आ माने नहीं, जिसके जो क्षर ना हो, जिसके टुकड़े ना हो, जो बिखरे नहीं, वो उसे कहते हैं अक्षर। तो इसका मतलब है जिसका उच्चारण एक झटके में हो, बिना क्षर किए हुए या बिना टुकड़े किए, एक झटके में हो, एक श्वास के आघात में हो, एक श्वासाघात में हो, एक श्वासाघात में हो, एक झटके में हो, एक झटके में, उसे कहते हैं अक्षर। ये तो हुआ मौखिक दृष्टि से, मौखिक भाषा की दृष्टि से अक्षर की परिभाषा, जिसका उच्चारण एक झटके में हो, एक श्वासाघात में हो, उसे अक्षर कहते हैं। अब देखते हैं अक्षर का लिखित दृष्टि से। जैसे अभी देखें आ, का, खा, गा, इनको वर्ण कहा जाता है। अगर यदि इनको उच्चारण करेंगे, उच्चारण की दृष्टि से, तो ये होगा ध्वनि। हम इनको लिपि में या लेखन में लिख देते हैं तब क्या कहलाते हैं, ये वर्ण। जितने भी सभी स्वर हैं वो अपने आप में अक्षर हैं। स्वर कैसे हैं, अक्षर हैं। स्वर वर्ण भी हैं और अपने आप में अक्षर भी हैं। जब हम इन स्वरों की मात्राओं का प्रयोग वर्णों में करते हैं, सभी वर्णों में, तो ये भी क्या हो जाते हैं,
अक्षर हो जाते हैं। वैसे जब यदि इनमें जब तक अलंत लगा रहेगा तब तक तो ये वर्ण नहीं होंगे। जब हम इनमें से अलंत हटा देंगे या कोई और भी मात्राएं चढ़ा देंगे तो ये क्या लाएंगे, अक्षर। जैसे का अलंत, ये वर्ण है, इसमें हम आ की मात्रा लगा देंगे तब क्या हो गया, का। ठीक, ऐसे खा, खा ये वर्ण है, इसमें हम आ लगा की मात्रा लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, खा। ऐसे ग, ग अलंत, ये अलंत युक्त ये वर्ण है। अब इसमें आ लगा देंगे तब ये क्या हो जाएगा, गा। कहने का मतलब है हलंत युक्त, हलंत वाले होते हैं जो शुद्ध व्यंजन होते हैं, इनमें हम जब स्वर की मात्रा लगा देते हैं तब ये अक्षर बन जाते हैं। जैसे इनमें हमने आ लगाया है, आ लगाया है तो ये अलंत हट जाता है। अगर इसमें हम बड़ा आ लगाते तो ये क्या हो जाता, का। ऐसे ई लगाते तो क्या हो जाता, की। इसी दृष्टि से सभी अक्षरों को समझ सकते हैं। कहने का मतलब है स्वर अपने आप में वर्ण भी हैं और अक्षर भी हैं। जब ये व्यंजनों में प्रयुक्त होते हैं तो उन व्यंजन वर्णों को भी अक्षर बना देते हैं। तो ये अक्षर इनका रूप है। एक अक्षर की व्युत्पत्ति एक दूसरे प्रकार से भी मिलती है। इस जी जो है अच्छ प्लस रा बराबर अक्षर, अच्छ प्लस रा। अच्छ का मतलब है ध्वरि, धुरी, धुरी या शीर्ष, मतलब जो ध्वरि या शीर्ष में हो उसमें अक्षर है। ध्वरि शीर्ष में कौन क्या होता है, ये स्वर होता है इसमें। कहने का मतलब है अक्षर में एक स्वर आना जरूरी है। एक स्वर होगा और वो क्या होगा, केंद्र में होगा, शीर्ष में होगा, ध्वरि पे होगा बीच में। उससे पहले वर्णों में भी व्यंजन, उससे पहले व्यंजन आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, पर एक स्वर जरूर होगा। अब जैसे का है, ये हलंत, इसमें कोई स्वर नहीं है तो ये क्या है, वर्ण है। का है वर्ण है। जब हम का में आ स्वर लगा देंगे तब ये क्या हो जाएगा, का। ई स्वर लगा देंगे तब क्या हो जाएगा, की। तो कहने का मतलब है ये कहलाएंगे अक्षर। और जो अक्षर होगा, कहने का मतलब स्वर होगा अक्ष में, केंद्रक में या शीर्ष में, केंद्रक या शीर्ष में जो स्वर होगा उस पर जोर ज़्यादा दिया जाएगा। वह उच्चारण में मुखर होगा, उसी पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। जैसे का आ है, इसमें की ई की मात्रा आ रही है, तो कहने का मतलब है इसमें स्वर पर जोर होगा, एक स्वर अवश्य होगा अक्षर में। तो कहने का मतलब है जो वर्ण हैं वो स्वर से रहित होंगे, व्यंजन होंगे, व्यंजन वर्ण वो स्वर से रहित होंगे। जब उनमें व्यंजनों में स्वर मिल जाएंगे तब वो अक्षर कहलाएंगे। और स्वर हैं जो अपने आप में वर्ण भी हैं और अपने आप में अक्षर भी हैं। और स्वर व्यंजनों को भी अक्षर बना देते हैं। तो हमारा यही था कहने का मतलब, ध्वनि, वर्ण और अक्षर, इसमें क्या अंतर है, इसका स्वरूप क्या है, ये आज हमने समझा। आगे हम स्वर व्यंजन, कहने का मतलब है वर्णों के विभाजन और उनके उपभाजन के बारे में अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।